निधि विनोदिया। फुटकर न्यूज़ में बात करने के लिए जो आज हमारे साथ है एक ऐसी महिला जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। तो आज बात कर रहे हैं उनके बारे में, जो कि एक यंग पॉलिटिकल लीडर, साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो आइए बात करते हैं टीना शर्मा जी से। हेलो मैम। मैम, अगर बात की जाए महिलाओं की भागीदारी की, तो राजनीति के मामले में देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है। तो क्या ये पार्टियां जो है वो महिलाओं को योग्य नहीं समझती हैं, इसलिए उनको शामिल नहीं कर रही हैं पार्टियों में और इसलिए उनको टिकट भी नहीं दे रही हैं शायद? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे लगता है कि आपने दिल्ली के जो आंकड़े हैं या बहुत बहुत स्टेट्स के जो आंकड़े हैं या प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट जो कई बार हमें सुनने को मिलती है, प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के दौरान भी एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री बोर्ड में कही थी कि दिल्ली में जो 67 लोग हारे थे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 67 MLA हारे थे, क्योंकि हमारी 3 सीटें आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। इस वाले विधानसभा चुनाव में हमारे पास 8 सीटें हैं और महिलाओं को जो टिकटें दी गई हैं वो हमेशा अच्छे नंबर्स में दी गई हैं। जो 67 लोग हारे थे, क्या वो सारी औरतें थी? ये प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट थी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में थी और सब नेताओं को पता था। तो जब ये बात वहाँ पर डिस्कस हुई तो हम लोगों के कान तक भी पहुँची। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली में जो निगम के चुनाव थे पिछले, उसमें 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके अलावा 3 और सीटों पर जो जनरल सीट है उस पर भी महिलाओं को लड़ाया गया। तो महिलाओं की भागीदारी ऑफकोर्स पहले कम रही है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि निर्भया कांड ने दिल्ली की और देश भर की महिलाओं को झकझोर के रखा था। और निर्भया कांड से पैदा हुई जितनी भी महिला एक्टिविस्ट हैं, जैसे हम हैं या बाकी लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भागीदारी मिली है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है कि चुनाव लड़ना और ये सब चीज़ों के एक मायने होते हैं। वो मायने हमें कई बार तलाश करते करते पार्टियां अपने डिसीजंस में महिलाओं को इग्नोर नहीं कर पा रही हैं। ये एक बड़ी चीज़ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और पार्टियां हो, चाहे वो रीजनल पार्टियां हो। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को इग्नोर करना एक बड़ा उनके लिए एक तरह से डिसीजन हो सकता है, क्योंकि महिलाओं ने सब जगह, और हारना, मैं कहती हूँ कि महिलाओं का 1% भी कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि महिलाएं हारती हैं। करप्शन के मामले में महिलाएं हैं नहीं, आप देख लीजिए, सारे डाटा उठा के देख लीजिए, करप्शन महिलाओं का कम है पुरुषों के मुकाबले। महिलाएं सीटें जीते, ये जो एक नोशन हमारे लोगों में भरा हुआ था कि महिलाएं सीट नहीं निकाल सकती है, महिलाएं चुनाव नहीं जीतती हैं, वो भी नोशन बहुत समय से ख़त्म हुआ है। और बहुत महिलाओं ने, क्योंकि एक महिला होती है, अप्रोचेबल होती है, अगर वो चुनाव लड़ती है तो उसको आदमी अप्रोच कर सकता है बहुत आराम से, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब अप्रोच कर सकते हैं। तो महिला का जो सिग्निफिकेंस है पॉलिटिक्स में, वो खाली ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं है, जैसे कि वो एक अच्छी मैनेजर होती है और पॉलिटिक्स को मैनेज करती है, उसका एक फेस भी होता है। जैसे आपने बोला कि भागीदारी तो रही है, लेकिन कहीं जगह पे ये भी देखा जाए कि पुरुष प्रधान समाज ही नहीं, पुरुष प्रधान जो पार्टियां हैं वो भी एक कारण रही हैं कि महिलाएं जो है उनको मौका नहीं मिल पा रहा है या उनकी भागीदारी क्योंकि कम रही है। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि पुरुष प्रधान क्या है, जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो तो एक तरह से लेगेसी वाली पार्टीज़ हैं। उनके घर में ही उनको लगता है अगर किसी बाहर की महिला को मौका दे दिया तो वो पुरुषों की सीट चली जाएगी। और जो रिजर्वेशन का भी एक इशू रहा है, उसमें भी पुरुषों को ये ज़रूर आतंकित करता है कि अगर महिला, क्योंकि जब हमारा क्लासिफिकेशन होता है या आप जब अगला चुनाव आता है तो सीटें जो हैं बदल जाती हैं। अगर ये सीट महिला है और ये पुरुष है तो वो वाली पुरुष हो सकती है, ये महिला हो सकती है, तो ऐसे हमेशा सिग्निफिकेंस रहता है। तो उसमें एक बड़ा ये मुझे लगता है कि लोग अपनी जगह देना नहीं चाहते, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बहुत इनसिक्योर्ड है। लेकिन जो महिलाएं पॉलिटिक्स में सर्वाइव करती हैं वो बहुत सिक्योर्ड होती हैं और वो इनसिक्योर्ड नहीं होती हैं। हम पॉलिटिक्स में, समाज में काम कर रहे हैं। आप अगर ज़मीन पे हैं, आप अगर अच्छे नेता हैं और आपको अगर लोग पसंद करते हो, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया है और आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं। ये एक बड़ा विषय है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि रीजनल पार्टीज़, छोटी पार्टियाँ, देखिए मोनोपोली भी होती है कई बार कि आपके हाथ में है टिकट देना, तो आप किसको देना चाहेंगे, आप उसको देंगे। अब वो सीट आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो एक अलग विषय होता है, लेकिन टिकट देना तो पार्टीज़ के उसमें होता है। और मैं जहाँ तक मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले भी ये देखा है कि भाजपा में महिलाएँ उभर के आई
हैं और कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहा है कि कांग्रेस में उन महिलाओं को जगह दी गई। मैं कांग्रेस का एग्जाम्पल इसलिए भी देना चाहती हूँ कि कांग्रेस में हमेशा उन महिलाओं को जगह दी गई जो गांधी परिवार के नज़दीक थीं, जो काबिल महिलाएं थीं, उनको मार दिया गया। जब एक महिला आप कह सकते हैं कि जिसकी काबिलियत नहीं होती वो आगे बढ़ती है तो 100 महिलाओं को मार के आगे बढ़ती है। तो जब वो मार के आगे बढ़ती है तो वो बहुत पॉलिटिक्स का नुकसान करती है, समाज का नुकसान करती है। लेकिन अब वैसा समय नहीं है, सोशल मीडिया सबको वॉच कर रहा है। अगर एक फेस उठा के आपको दे दिया जाए कि ये महिला यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो लोग प्रश्न करते हैं कि आपके कार्यकर्ता का क्या हुआ, आप इस महिला को कैसे लड़ा सकते हैं, ये क्यों आ रही है। हाँ, आपके कोएलिशन में आ रही है या आपका मजबूरी बनती है कि आपको वो सीट देनी है तो एक अलग विषय होता है। लेकिन महिलाएं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि जितनी महिलाएं टीवी चैनल्स पे दिखती हैं जो पॉलिटिक्स में या समाज में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका अपना एक स्थान है और वो रहेगा। ये तो निर्भया हुआ तो हम 1-1.5 महीना इंडिया गेट पे और जंतर मंतर पे बैठे तो वहाँ से हम लोग हम निर्भया के प्रोडक्ट हैं और हम निर्भया से टीवी चैनल पे जाके बैठे। उसके बाद में पार्टी की प्रवक्ता भी बनी और निर्भया के बाद काफ़ी लंबा समय में टीवी चैनल पे महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती रही या बच्चों के लिए काम करती रही। लेकिन मुखर होना और मुझे लगता है कि अपने हक की आवाज़ उठाने में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत अच्छे कानून हैं। एंटी रेप लॉज में चेंजेस हुए, डाउरी लॉज में चेंजेस हुए, 498A चेंज हुआ। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, और विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे 2014 के बाद से, हमारी सरकार के टेन्योर में 2014, 2019 और बहुत ऐसी चीज़ें लेकर आए। हमारी मैटरनिटी लीव जो है वो बढ़ी हैं, तो महिलाओं को सबल किया गया। अब मुखर होना आप डिसाइड करेंगे कि भाई आपको ये चूज़ करना है, ये चूज़ करना है। और कई बार बहुत मुखर होना भी मुझे लगता है कि नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि आपको सही समय का इंतज़ार करना होता है। पॉलिटिक्स में जो महिलाएं इस्टेब्लिश हुई हैं वो आज आपको टेलीविज़न पे दिख रही हैं, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में करीब 14 साल से हूँ, लेकिन पिछले 8 साल से मैं टेलीविज़न पे हूँ। तो 14 साल में आप 8 साल अगर माइनस करते हो तो 6 साल लोगों ने मुझे भी नहीं देखा। तो ठीक है, एक समय लगता है और वो समय में महिलाएं अगर वो टिक जाती हैं और अगर वो सही से चलती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं, लोगों से कनेक्ट होती हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंस है समाज में, तो वो ज़रूर सामने आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कितना आसानी रही और कितनी दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ी इस मुकाम पे आने के लिए और इस पॉलिटिक्स में, राजनीति में आने के लिए? एक्चुअली मैं तो पायलट की पढ़ाई करके आई थी अमेरिका से, तो मेरी फ़्लाइंग पूरी नहीं हो पाई। मेरी बिटिया उस टाइम सिर्फ 4 साल की थी और मेरी बेटी का वीज़ा नहीं लगा। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं और अभी भी सर्विंग हैं, और मेरी बेटी का 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैं अपनी फ़्लाइंग बीच में छोड़ के अमेरिका से मैं वापस आ गई, और आने के बाद ऐसे कुछ मैं छोटा मोटा देखने लगी कि मैं क्या करूं। तो मैंने एक NGO शुरू किया। मैंने NGO शुरू किया तो रजिस्टर्ड नहीं कराया, रजिस्टर्ड अभी रिसेंटली हमने कराया 4 साल पहले। तो फिर मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में और इधर उधर जाने लगी और लोगों से मिलने लगी। तो मुझे समझ में आया कि जब समाज में आप काम करते हैं तो लोगों से मिलते हैं, और उस NGO के थ्रू ही मैं काफ़ी लोगों से मिली। फिर मैं RTI एक्टिविस्ट बनी, मैं RTIs करने लगी। उस टाइम RTI बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया, लेकिन कई विषयों पर हम काम करते रहे। 2012 के बाद मैंने, निर्भया के बाद मैंने सेंसर बोर्ड पे काम किया और मैंने RTI पे काम किया। मैंने काफ़ी मुद्दों पे काम किया, मैंने काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ पे काम किया, विमेन एंड चाइल्ड राइट्स पे काम किया। तो आसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ, मेरे लिए US वापस जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी बिटिया का वीज़ा नहीं हो रहा था और मेरे हस्बैंड का डिप्लोमेट पासपोर्ट है। तो शायद हम दोनों का वीज़ा, क्योंकि मेरा वीज़ा था 2 साल का और मेरी बेटी का नहीं हुआ, तो मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जा पाई। और वो 4 साल की थी, आज वो 16 साल की है। तो मुझे कोई बुरा भी नहीं लगा कि मेरी फ़्लाइंग छूट गई और मैं पायलट नहीं बन पाई, वापस आना पड़ा मुझे। लेकिन ठीक है, मतलब आज जहाँ मैं हूँ उसमें संघर्ष जरूर रहा है, लेकिन कुछ उसमें काफ़ी कुछ मैं कहना चाहूँगी कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा कि मुझे यहाँ तक मीडिया लेकर आई। मुझे आज भी याद है कि जब जंतर मंतर पे मैं बैठी थी तो मुझे एक फ़ोन आया एक TV चैनल से कि आपका नाम टीना है। मैंने कहा जी, मेरा नाम टीना है। आप जंतर मंतर बैठे हैं, आप फटाफट एक डिबेट पे बैठ जाइए, रामदेव जी आपके साथ बैठेंगे और आप फटाफट बैठ जाइए। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि कोई लड़की ने बैठना था, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, वो भी जंतर मंतर पे ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि हम तो कहीं गायब हो गए और हमारा फ़ोन बंद हो गया, क्योंकि हमारी चार्जिंग फ़ोन की वहाँ पर नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद वो जो जर्नलिस्ट थे वो अगले दिन फिर आए मुझे ढूंढते हुए। उन्होंने फिर मुझे लेकर TV चैनल पे वहीं अपनी वैन में बिठा दिया, OB वैन में, और वहाँ से मेरी पहली डिबेट शुरू हुई। तो मीडिया ने मेरे को बहुत सहारा दिया और मैं आज जहाँ खड़ी हूँ वो 2012 के बाद से ही मेरी स्टैंडिंग बन पाई। ऑफ कोर्स हम इन महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय
नहीं है, लेकिन परिवार से मुझे बहुत सहारा मिलता है। मेरे हस्बैंड बहुत मदद करते हैं, फैमिली बहुत मदद करती है। तो और बच्चे हैं, ऑफ कोर्स छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाना, कोविड में काम करना, कोविड में हमने पूरा टाइम काम किया है। मैंने सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसके अलावा जो भी मतलब हमने इंटरनेट पे ट्विटर पे फंड रेज़ किया है, 50 लाख के करीब हमने फंड रेज़ किया था, बहुत मीडिया चैनल्स ने छापा है। मैंने सैनिटरी नैपकिन पूरे दिल्ली में ड्राइव किया था, उसको पीएमओ ने रिकॉग्नाइज़ किया था, और वो हमारा जो एक अपना जो पीएमओ का चार्टर आया था दिल्ली के लिए कि दिल्ली ने कोविड में क्या काम किया, तो उसमें एक महत्वपूर्ण काम में वो गया था। टीना जी, बॉलीवुड को लेकर शुरुआती दिनों में आप काफ़ी सक्रिय रही हैं। कंगना रनौत की जो बयानबाजी है वो कहाँ तक, कितने हद तक आपको ठीक लगती है? क्या उनकी बयानबाजी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग महिला होने का सबूत है, या फिर उन्होंने बॉलीवुड को जो है वो दो भागों में बांट दिया है? अगर कंगना रनौत मुखर नहीं होती, अगर मीडिया के कुछ चैनल अगर मुखर नहीं होते, क्योंकि कुछ चैनल तो उनको दबा रहे थे और स्टेट सरकारें कई चीज़ें दबा देती हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत का केस भी नहीं खुलता और कंगना को भी उतनी सपोर्ट नहीं मिलती। कंगना का मुखर होना मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भी उसने डाला है सोशल मीडिया पे, वो सब सोशल मीडिया पे है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको आरटीआई लगा के निकालना पड़ेगा। कंगना ने दो भागों में बॉलीवुड को नहीं बांटा है। कंगना एक ऐसी महिला है उसने खुद अपने इंटरव्यूज़ में और उसकी बायोग्राफी में अगर आप देखें तो उसने खुद कहा है कि मैं सड़कों पे रही हूँ और 5-5 दिन मुझे खाना नहीं मिला है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं और उससे हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो वो बोलती हैं वो बहुत लॉजिकल होता है, और जिन लोगों के लिए बोलती हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये अपने आप में एक स्ट्रांग महिला का कैरेक्टर है, और अगर इस तरह की स्ट्रांग महिलाएं हमारे पास हर क्षेत्र में हों। देखिए, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन ज़रूरी नहीं है कि फिल्मों में ही है या राजनीति में ही है या और क्षेत्रों में ही है। मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स में भी महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और किसी न किसी को कहीं से तो स्टार्ट करना है। अगर मैं बलि चढ़ूंगी तो ही आगे आने वाली जनरेशन को कुछ सहारा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये माइंडसेट बहुत कम महिलाओं में होता है कि मुझे बलि चढ़ना है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम क्यों बोले, हमारा काम निकल जाएगा, हम क्यों बोलें, किसी और को बोलना है बोलने दें। तो मुझे लगता है कि ये जो कंगना का एपिसोड है ये हमें बहुत सबल करता है, और मुझे तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं कंगना को बहुत पसंद करती हूँ। मेरी फेवरेट है वो, और इन सब की वजह से फेवरेट है। फिल्में उनकी मैं ज़रूर देखती थी, मैं बहुत फिल्में नहीं देखती हूँ, लेकिन जो महिला ओरिएंटेड फिल्में बनाई उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई बनाई, तो ऐसी फिल्में बनाना, चलाना, अपने देश के कल्चर को आगे बढ़ाना बड़ी चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं वो राजनीति कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, और राजनीति कर भी रही हैं तो अच्छे के लिए कर रही है और कुछ अच्छा ही करेंगी राजनीति में। पहले आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद लोग आपको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, और उसके बाद लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को साबित करते हैं। तो जो लोग साबित करके और सोने की तरह खिलकर और तप कर यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको बोलने का पूरा अधिकार होता है, और उनको बोलना भी चाहिए। समाज से उनको फ़ायदा होता है, और वो लोग भी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर महिलाएं आज नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा। पुरुषों ने महिलाओं को कितने साल दबाया है, घरों में महिलाएं दबी हैं। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस नहीं रिपोर्ट कर पाती थी, लेकिन आज रिपोर्टिंग हो रही है। महिलाएं, आपको मैं बता रही हूँ कि सिंगल महिलाएं, डिवोर्स्ड महिलाएं अकेली रहती हैं। आज परिवार, पति का नाम, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज से 10 साल पहले उठा के देखिए, आज से 20 साल पहले उठा के देखिए, हमारी माँ या हमारी माँ की तरह की और महिलाएं बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं कि वो अपने पति के बिना रहेंगी। लेकिन आज की मैक्सिमम महिलाएं जो है वो नौकरी कर रही हैं और पतियों के बिना रहकर अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। तो एक महिला ही है जो जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं, पुरुष तो बहुत जल्दी भाग खड़े होते हैं। जी। टीना जी, महिला सुरक्षा जो है वो राज्य ही नहीं पूरे देश की समस्या है आज के डेट में। तो सरकार की, प्रशासन की कहाँ पे चूक हो रही है? हमारी बेटी तो हमारी है, दूसरे की बेटी को हम रेप कर रहे हैं, और अब तो समाज ऐसा हो गया, या तो फिर ये कहना गलत होगा कि समाज ऐसा हो गया, पहले भी समाज ऐसा था। अब थोड़ा रिपोर्टिंग बढ़ गई है कि पिता ही बेटी के साथ रेप कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। हमारे पास हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है, वो कहती हैं कि हर तीसरे घर में एक बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट बचपन से होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज को खोखला कर रही हैं, और महिलाओं को कमज़ोर मानकर या फिर महिलाओं की जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको दबाकर, मुझे लगता है कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। ये सरकार प्रशासन कानून बना सकता है, एग्जीक्यूशन कर सकता है, कोर्ट्स को स्ट्रेंथन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन कर सकता है, लेकिन समाज का माइंडसेट कैसे चेंज होगा, आप ये बताइए। वो तो हमारे घरों से चेंज होगा, लेकिन आज भी बहुओं को दबाया जाता है, बेटियों को कहा जाता है कि आप जाइए बाहर, रात 2 बजे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी घर में बहू होती है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि बेटा आप 6 बजे घर में रहोगे, रात को 8 बजे खाना बनाओगे।
तो मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है ये बदलना पड़ेगा, हमें अपनी अप्रोच में लिबरल होना पड़ेगा। मैंने कई चीज़ें अपनी माँ से सीखी हैं कि मेरी माँ हमें रोकती थी, हम 4 बजे के बाद, जैसे हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, हमारे पिताजी घर आए तो हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, हम घर की, हमारा गवर्नमेंट हाउस था तो घर की मुंडेर पे नहीं खड़े हो सकते थे, और 8 बजे तो बिल्कुल हम घर के अंदर होते थे। मतलब हमें अगर गिल्ली डंडा खेलना है तो मैं कंचे खेलती थी, गिल्ली डंडा खेलती थी, खो खो खेलती थी, तो मैं नहीं खेल पाती थी। लेकिन एक समय आया जब मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, तुमको खेलना है तुम खेलो जाके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लड़कों के साथ खेलते थे। वो वहाँ से चेंज हुआ, हमारे पिताजी मम्मी को बोलते थे कुछ हो गया तो कौन गारंटी लेगा, तो मेरी मम्मी बोलती थी कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा तो मैं बैठी हूँ, बेटियों की जिम्मेदारी मैं लूँगी। तो मेरी माँ ने बेटियों की जिम्मेदारी ली, पिता ने बेटों की जिम्मेदारी ली, और आज मैं अपनी बेटी को स्लीप ओवर्स के लिए भेजती हूँ। मेरी बेटी 11th में पढ़ती है, एक छोटी बेटी मेरी और है। लेकिन बच्चियों पे विश्वास करना पड़ेगा, गलत काम आप नहीं विश्वास करेंगे, उनको रोकेंगे, उनको घर में बांध के रखेंगे, वो ज़्यादा करेंगे। मुझे लगता है जितना आप लड़कियों को खुली हवा में छोड़ेंगे, उनको पढ़ने के मौके देंगे, उनको और मौके देंगे, उनको स्पोर्ट्स के मौके देंगे, उनको लड़कों के साथ पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, उनको कोएड में पढ़ाएंगे। हम कोएड में नहीं पढ़े क्योंकि एक ही माइंडसेट था कि कोएड में अगर लड़की गई तो पता नहीं क्या हो जाए। अब जब सब कुछ फेल हो जाता है तब महिलाएं खड़ी होती हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाएं जब खड़ी होती हैं तो समाज बनता है, और महिलाओं की सोच बदलने से ही समाज बदलेगा। महिलाओं ने जो लॉकडाउन में संभाला है उसके लिए मुझे लगता है कि पूरा समाज उनका ऋणी होना चाहिए। अगली बार आपकी फिर किसी नई हस्ती से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।